इसकी टेस्ट श्रृंखला का पार्ट भी आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पार्ट ए में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने समझाया भी था। उसमें भाषा को लेकर थोड़ी दिक्कत थी कि क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। तो पहली एसटी में फिलहाल जैसा था वो हो गया, ये इसको पूरा कर देता हूँ। मैंने हालांकि दोनों लैंग्वेज में समझाया, समझ की कोई भाषा नहीं होती, चीज़ें कॉन्सेप्टिव थी, लेकिन अगली एसटी में ये कोशिश करेंगे कि आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जो लोग नए हैं इसको देखें, समझें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको भी मिले, थोड़ा हमको भी मिले। हमको इस सेंस में कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, आप 1 कदम पीछे हटेंगे तो हम 4 कदम पीछे हटेंगे। क्योंकि भूख जब नेचुरल होती है तो हम खाने तरफ भागते हैं। अब खाना लाख अच्छा हो, अगर प्यास और भूख नहीं है तो सब बेकार है। तो जायज़ बात है कि आपकी एक्टिविटी, आपकी एक्शन से हमारे अंदर रिएक्शन होगा। तो कोशिश करिए कि प्रतिक्रियाएँ भी अच्छी दें, तो हम भी अपनी प्रतिक्रियाएँ भी अच्छी देंगे। शुरू करते हैं। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन संविधान किस अनुच्छेद में बनाया गया? तो वो 69 अमेंडमेंट है संविधान का। इस अमेंडमेंट के आधार पर दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सीटें लोकसभा की जोड़ी गई। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, लोकसभा में बीजेपी की सरकार और उनकी सीटें। आगे बढ़ते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या वाले राज्यों में होगी? तो बलवंत राव मेहता कमेटी जो 1957 में बनाई गई थी, इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि भारत में पंचायतों के 3 स्तर होने चाहिए: ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, जिला। ब्लॉक खंड में उन्होंने बताया था कि ब्लॉक में जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी जिन राज्यों में, वहां ब्लॉक यानी बीच का स्तर हो सकता है। इसी आधार पर इसका आंसर होना चाहिए 20 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? संविधान की 7वीं अनुसूची यानी शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों को अधिकार है। कोई अगर विवाद होता है तो केंद्र उस विषय पर कानून बनाएगी। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार की भी शिक्षा की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी हैं, और कुछ दोनों काम करते हैं मिलजुल के। तो इसमें आंसर होगा वन, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता ये स्टेट, राज्य का सब्जेक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज केंद्र का विषय है, और कृषि भी राज्य का विषय। तो वन आपका होगा आंसर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का डिस्पेच कहलाता है। माना जाता है कि 1853 में डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के समय ये डिस्पेच आया था। शिक्षा में बड़े स्तर पर इसमें काफ़ी रिफॉर्म हुए, इसलिए शिक्षा का महाधिकार पत्र इसको कहते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करना, महिला शिक्षा के बारे में बात करना, ग्रांट अनुदान की बात करना, ये सब पहले स्तर पे हुआ, इसलिए वुड डिस्पेच मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहलाता है। क्योंकि सेंट्रल आयोग जो है ये 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम कहलाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो आया था, कर्जन के समय आया था, इसको लाने के लिए रेले कमीशन 1902 में बना था, और ये लॉर्ड कर्जन के समय का कॉन्सेप्ट। आगे, वर्नाक्युलर प्रोटेक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित हुआ? वर्नाक्युलर प्रोटेक्ट लॉर्ड लिटन के समय प्रेजेंट हुआ था 1878 में, और इस एक्ट की खास बात यह थी कि इसको देशी भाषा अधिनियम बोलते हैं। जो पेपर अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं है और लोकल भाषाओं में प्रकाशित हैं, जैसे बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, अगर वो पेपर अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ भी लिखते हैं तो उनके पेपर पर जब्त या प्रतिबंध लग जाता था। इस एक्ट के तहत पहला पेपर जो प्रतिबंधित हुआ वो है सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। यहाँ तक कि अमृत बाजार पत्रिका मैगजीन ने अपना भाषा परिवर्तन तक कर लिया था बंगला से अंग्रेजी। लॉर्ड रिपन ने आगे चल करके इस एक्ट को रिमूव किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लिटन ने इसको लगाया और रिपन ने इसको हटाया। तो रिमूव बाय रिपन, आर फॉर रिपन, आर फॉर रिमूव, लाटेलिसन हासिल लगाया। एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि रिपन लगा दे और लिटन हटा दे।
दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक जैसी है, लिटन लगाएंगे तो रिपन हटाएंगे। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें, कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। आज संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है, जिसमें से 4 भाषाएं 92 अमेंडमेंट 2003 में जोड़ी गई। वो हैं आपकी बोडो और संथाली, डोंगरी और मैथिली। 3 और 4 5, यानी आंसर होगा सी। इस आधार पर आज टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही क्रम, इसमें दिल्ली सल्तनत का क्रम पूछा गया है। गुलाम वंश की स्थापना हालांकि मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, रियल फाउंडर माने जाते हैं इल्तुतमिश। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश को के बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत की। फिर वहां से फिर बहलोल लोदी से लोधी वंश की शुरुआत हुई। बीच में सैयद वंश आता है। लोधी के बाद भारत में मुगल आए, मुगल वंश की स्टार्टिंग हो जाती है बाबर के द्वारा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में साहस दिखाने वाले लोगों को कौन सा अवार्ड मिलता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राजस्थान सरकार देती है ऐसे लोग जो वन्यजीव क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जबकि मेदिनी पुरस्कार योजना वन्यजीव पर्यावरण से संबंधित साहित्य लिखने वाले, लिटरेचर वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसका सी आंसर होना चाहिए। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस यूनिट से मापी जाती है। वो है डॉप्सन यूनिट। आप सबको पता है कि ये हमारा अगर स्ट्रेटोस्फीयर है, ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर अगर ये है, ओजोन लेयर का काम होता है सन की जो अल्ट्रा वायलेट रे है उनको फिल्टर करना, और फिल्टर लाइट हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। अगर ये लेयर ना हो तो पराबैंगनी किरणों से हमारे टेम्परेचर, हमारे स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँ। इसीलिए ज़रूरी है कि ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन बना रहे। ये सब नेचुरल गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, लेकिन आज सीएफसी गैसों के कारण आज ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है। इसको बचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जैसे क्योटो मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसी मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ओजोन लेयर को बचाने के लिए प्रयास हुए। तब से हम हर साल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आधार पर ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक, इसका केमिकल फार्मूला है O3। ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु हैं और इकाई इसकी है डॉप्सन। इतनी बातें हैं ओजोन लेयर के साथ। आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों में विधान परिषद है। भारत में जम्मू कश्मीर में इसमें विधान परिषद नहीं है, क्योंकि वहाँ केंसारी क्षेत्र हो गया। छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, यूपी में है और बिहार में है। आंसर होगा 1 और 2। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 4 2 6 राज्य हैं। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह तय किया है कि विधान परिषद को रिमूव किया जाए। ये भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां विधान परिषद तो है, लेकिन वहां की राज्य विधान परिषद नहीं चाहती है। विधान परिषद कह सकते हैं राज्य का परमानेंट हाउस है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है। तो वर्तमान में 6 राज्य हैं। अगर आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सस्पेंड हो जाती है तो टोटल हो जाएंगे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। म्यांमार कंट्री ये है, और इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर असम है, इसके नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। यानी इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं। नॉर्थ से साउथ चलने पर अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके नीचे नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा। मिला देंगे तो ये बन जाएगा नागमणि और मिजोरम। ये होगा अरुणाचल प्रदेश का क्रम। साफ साफ है कि त्रिपुरा नहीं होगा।
त्रिपुरा और मेघालय इस साइड में होंगे। तो इसमें आंसर असम को हटा दीजिए तो बाकी सब सही है। यही नहीं, असम की सीमा नहीं लगती, फिर असम हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है, कुछ ऐसे। अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड महासागर के पानी में सबसे अधिक पाया जाता है। यही वजह है कि उसका खारापन अधिक है, वो पीने लायक नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो 77% से भी ज़्यादा है। नंबर 2 पर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर है कैल्शियम सल्फेट। केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ानी, ना आपको आनी चाहिए, बस शुरुआत के 2-4 जो साल्ट है इनका क्रम पूछा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 हैं क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट 2 हैं सल्फेट। सबसे कम है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस आधार पर इसको ध्यान रखें। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित की जाती है? पहली अनुसूची संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है, कोई राज्य भारत में बनता है, उसकी सीमाओं में, उसके नाम में परिवर्तन होता है, तो पहली अनुसूची में भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन है। तो जाहिर सी बात है, परिवार में, घर में कोई नया मेहमान आता है या जाता है तो पहली अनुसूची में ही चेंज होते हैं। और पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हैं। इसी में आर्टिकल 3 में संसद को नए राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है, और जब इसमें परिवर्तन होगा तो पहली अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। भाई कोई राज्य बनेगा या नया होगा या पुराना होगा, कोई नया आएगा या जाएगा, तो लिस्ट में हमें पता होना चाहिए कि कितने राज्य इसमें है, कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इस तरीके से मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से। एक्चुअली लघु और कुटीर उद्योग के से संबंधित है मीरा सेठ कमेटी। तो स्मॉल इंडस्ट्री में हथकरघा उद्योग आता है, उसी के विकास के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसमें होगा अपीलीय अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक है, और माना जाता है कि ये हमारा अगर भारत है तो भारत की भौगोलिक सीमा में यहाँ पर अगर केंद्र है तो सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर है तो सुप्रीम कोर्ट के रेंज में पूरा भारत आता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। जैसे परिवार में पिताजी अगर हैं तो घर में कोई झगड़ा होता है भाई भाई के बीच, भाई पिता के बीच, चाचा चाची के बीच, मामा मामी के बीच, तो उसकी सुनवाई कौन करता है? जो न्याय की सर्वोच्च अदालत होती है। जैसे मोदी और योगी के बीच में विवाद हो जाए, योगी और केजरीवाल के बीच में विवाद हो जाए, योगी और बहन जी ममता बनर्जी के बीच में विवाद हो जाए, तो राज्यों के बीच में जो विवाद होता है उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय अपनी अपीली पावर के तहत ही देखता है। इस पावर के 3 पार्ट हैं। आपके मूल अधिकारों की सेफ्टी भी वो करता है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है, तो मूल अधिकारों के लिए भी अपील सुनने का अधिकार इसी में रखता है। और जो राज्य विवाद है केंद्र राज्य के बीच, वो भी इसमें आ जाते हैं। तीसरा है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनका जो इलेक्शन विवाद है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित कोई विवाद है, वो भी आपका इसी पावर में देखा जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल किया गया है? सिंपल भाषा में समझाएं तो इनमें से कौन सा कर ऐसा है जो केंद्र सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है? जरूरी नहीं कि वो पैसा अपने पास रखे, वो पैसा राज्यों को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन संविधान में कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं और रखे जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क और निगम कर। कुछ कर ऐसे होते हैं जो फिक्स बाई सेंट्रल बट रिकवर एंड यूज बाई स्टेट। केंद्र सरकार लगाता है लेकिन उनको वसूलने का अधिकार और एकत्रित करने का अधिकार राज्यों का होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर स्टैम्प ड्यूटी और आपका दवाइयों पर और कॉस्मेटिक गुड्स पर उत्पाद शुल्क। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार फिक्स भी करता है, रिकवर भी करता है, लेकिन पैसा केंद्र राज्य में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें आपका आता है परिवहन कर, समाचार पत्रों पर विज्ञापन, तो इसमें निर्यात कर होगा, कस्टम ड्यूटी, और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। 2 कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। कृषि राज्य का विषय है और बिजली भी राज्य में आती है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा सी। भारत में नूना माटी स्थान
पेट्रोलियम के लिए फेमस है, असम में पड़ता है। असम की ये फेमस रिफाइनरी है। असम में 4 रिफाइनरी हैं, नूनामाटी, नुमालीगढ़, डिगबोई और बोंगाईगांव। तो उसी में एक पड़ती है नून माटी। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है इसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता। इसलिए इसमें जो उपराष्ट्रपति के द्वारा का इलेक्शन जिनके द्वारा चुना जाता है वो सारे सांसद होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो इसमें आंसर होगा बी। आपको ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट बराबर ऑल एमपी, सारे सांसद उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, जबकि एमपी और एमएलए वो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प। जलवाष्प का परसेंट बहुत ज़्यादा है। अगर सामान्य साफ आसमान है तो जलवाष्प लगभग 36 से लेकर के 66% ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है, और अगर मौसम खराब है, बादल हैं, तो ये 66 से लेकर के 86% तक प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन बनता है केप अगलुहास किन 2 महासागरों को अलग करती है? केप वो प्लेस है अंतरीप जहाँ पर 2 समुद्र मिलते हैं, 2 लैंड अलग होते हैं। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का साउथ ईस्ट पॉइंट है, ये है साउथ अफ्रीका। तो ये है केप अगलुहास। ईस्टर्न साइड में इंडियन ओशन है, वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन यहाँ से कह सकते हैं अलग होते हैं, दूर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन, सी। आगे, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं? प्रेस पर प्रतिबंध कई लोगों ने लगाया, जैसे वेलेजली हो, लिटन हो, कर्जन हो, बेंटिंग हो, आपके कैनिंग हो, कई लोगों ने प्रतिबंध हटाया। उसी में सबसे पहला नाम आता है मेटकॉफ का। मेटकॉफ भारत के पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रेस को बंधनों से मुक्त किया। और आगे चल करके बेंटिंग हो चाहे रिपन हो, इन्होंने भी प्रेस पर कई प्रतिबंध हटाए। तो इसमें आंसर आपका बी होना चाहिए। आगे है, मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या है? सबको पता है, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे ये संसद तय करती है। हमारे मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में संख्या 30 के ऊपर चली गई है। राज्यों में कितने न्यायाधीश होंगे? राज्यों के उच्च न्यायालय में ये संख्या राष्ट्रपति तय करता है, और संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तय करता है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस व्यक्ति को हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में, और या 5 वर्ष उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश के रूप में काम करे। तो इसमें कोई भी कंडीशन है तो सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश बनने के लिए योग्य माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। अब आते हैं तत्व और उनके अणु। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में तांबा। तो ए का 2, बी का 4, यानी इसका ए आंसर होगा। इतनी बातें आज बतानी थी। अगली एसटी में कुछ हम अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। हिंदी की एसटी भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी उम्मीद के साथ जहाँ जहाँ डाउट्स हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें और समझनी है उनको आप देखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं होते हैं जो डिटेल मांगते हैं, लेकिन समय की कमी हमेशा रहती है इस सेक्शन में, ऑनलाइन वाले सेक्शन में। तो ध्यान रखना है कि आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। तो इस लॉकडाउन के कोरोना के माहौल में जितना हमसे हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़ना बहुत कठिन है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे कुछ कमियां आप लोग बता देते हैं, कुछ हमें पता चल जाती हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, झाड़ू लगाते जाते हैं और कंकड़ पत्थर हटाते जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।